नमस्ते बच्चों, आइए इस भाग में हम लोग जानें कि घर्षण बल को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक को जानने के लिए आइए हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए आपको एक भारी चीज़ की आवश्यकता होगी एवं एक कमानीदार तुला की आवश्यकता होगी। आइए अब हम इस क्रियाकलाप को करें। इस क्रियाकलाप को करने के लिए आप किसी भारी चीज़ जैसे एक ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। भारी चीज़ को कमानीदार तुला द्वारा खींचना चालू कीजिए, जैसा इस चित्र में दर्शाया गया है। जैसे ही भारी चीज़ गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो भारी चीज़ तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। अब आप भारी चीज़ पर पॉलीथीन का एक टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? आप पाएंगे कि प्लास्टिक से बांधे जाने की स्थिति में कमानीदार तुला का पाठ्यांक कम है। अतः इससे यह साबित होता है कि प्लास्टिक बांधने पर घर्षण बल कम लगता है। अतः घर्षण बल को प्लास्टिक बांधने से कम किया जा सकता है। आइए बच्चों, इसे हम एक और क्रियाकलाप के तहत समझें। इस क्रियाकलाप के लिए आप किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं, जैसा इस चित्र में दर्शाया गया है। आनत समतल के किसी बिंदु A पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए, जैसा इस चित्र में दर्शाया गया है। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को नोट कीजिए। अब फिर मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में कोई सिलवट ना हो। फिर उसी क्रियाकलाप को फिर से दोहराइए, जैसा इस चित्र में दर्शाया गया है। आप पाएंगे कि इस स्थिति में पेंसिल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है। सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती है, इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। बच्चों, इसका कारण यह है कि जब हम कपड़ा बिछा देते हैं तो उससे घर्षण बल ज़्यादा लगने लगता है, जिस कारण से सेल द्वारा तय की गई दूरी कम होती है। अतः बच्चों, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं, उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतः बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं। अतः यदि पृष्ठ रूक्ष हो जाए तो घर्षण बल अधिक लगता है। अतः बच्चों, हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतः बंधन के कारण घर्षण बल होता है। स्पष्ट यह है कि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई उस पर व्यक्ति बैठा हो, जैसा इस चित्र में दर्शाया गया है। बच्चों, आपने अनुभव किया होगा कि जब आप किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाते हैं तो क्या होता है। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान होगा, किसी विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है
तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सकें। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसीलिए बच्चों, किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। अतः बच्चों, इस भाग में आपने यह जाना कि घर्षण बल के कौन कौन से कारक होते हैं।